सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 का पेपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी मेरे जो पहले PYQs वीडियोस हैं वो नहीं देखे तो आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने 2023 के जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरे अच्छे से डिटेल में जो सॉल्यूशन है वो बता दिए। आप देख सकते हो, इन वीडियोस को यूट्यूब पर मिल जाएगी और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। तो अब हम 22 का जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो PYQs है वो जो है PYQs उनका जो वेटेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप PYQ करते हो तो आपको क्या है पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और फिर क्या है आपकी हेल्प होती है कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने में, या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें लगाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। इसमें आपकी हेल्प होती है और आपको जो है पैटर्न या फिर जो लेवल है वो भी पता चल जाता है। तो PYQs इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही में रिवीजन भी करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जैसे आप PYQs लगा रहे हो और क्वेश्चन जो है आपके गलत हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको वापस से एक बार ज़रूर देख लेना है कि आपने उस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती की थी। मे बी वो क्वेश्चन आगे जाके रिपीट हो जाए तो आपके क्या पेपर में गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, अभी जैसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और साथ ही में वो जो नोटबुक होगी आपको क्या है उस पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसके सामने खुद से पहले आंसर सोल्व करके लिखना है, जैसे मैं आपको करा रही हूँ। उसके बाद आपको आंसर मैच करते जाना है। आखिरी में आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 34 क्वेश्चन में से, और आप कमेंट में भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो हमारा क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है वो स्टार्ट होता है 67 नंबर से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बायोलॉजी में वो पूछा गया है कि डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन ए पी प्लांट। जो मेंडल हैं आपको पता है, उन्होंने क्या है पी प्लांट पे स्टडी की थी। तो उन्होंने कितने जो है वो ट्रेट्स बताए थे, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स बताए थे। ऑप्शंस हैं आपके 10, 8, 5 या फिर 7। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आप सबको आता होगा। 7 जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा जो है जो मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड नहीं होती है। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना आप, क्योंकि क्या होता है कई बार आप नोट नहीं देखते हो और सीधा क्वेश्चन नंबर सोल्व करने लगते हो, और आप देखते हो जैसे कि ए पे सेमाइनल वेसिकल दे रखी है तो आप सोचोगे ये तो होती है, तो करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हो और आगे वाले ऑप्शंस देखते ही नहीं हो। तो ये गलती नहीं करनी है, पूरा अच्छे से देखना है कि नोट लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड ऑप्शन है एम्प्यूला, फिर सी ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट वन इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए। सो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एम्प्यूला। ये क्या नहीं है, मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, ओके। फिर आता है 69 नंबर क्वेश्चन। द इनहेरिटेंस ऑफ ए फ्लावर कलर इन एंटी एंटीराइनम, जो कि कलर है, मतलब ये जो फूल है जिसको हमने डॉग फ्लावर भी बोला, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज या फिर लिंकेज। तो आपको पता होगा जो कार्ल कोरेंस हैं उन्होंने ये बताया था, और ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि क्या है आपका ए आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एज, इनमें से कौन सी जो है वो STD डिजीज है। ऑप्शन ए है आपका मीजल्स, दूसरा है TB, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो देखो मीजल्स नहीं है, TB भी STD डिजीज नहीं है, गोनोरिया जो है वो STD डिजीज है, और टाइफाइड इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो करेक्ट आंसर इज आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आप देख सकते हो पूरे जो है NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन है 71 नंबर, उसमें बोला गया है
इफ ए बटरफ्लाई हैज़ ए क्रोमोसोम नंबर 360 इन इट्स मियोसाइट्स। ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर से है, जो कि अब डिलीट हो गया है, तो आप छोड़ भी सकते हो, या फिर ये बेसिक क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। क्वेश्चन में है कि अगर एक बटरफ्लाई, एक तितली है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, 360 है। तो क्या बोल रहा है, उसके मियोसाइट्स के अंदर, मतलब मियोसाइट्स के अंदर कितने हैं, 360 क्रोमोसोम है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमेट्स। तो आपको पता है जो क्रोमोसोमल नंबर गैमेट में पूछा जाता है, तो गैमेट्स में क्या होते हैं, उनके हाफ होते हैं, है ना। तो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो वो कितना होता है, 180 होता है। अब इस ऑप्शन में क्या है, दिया ही नहीं हुआ 180, एक है 380, एक है 190, एक है 95 और एक है 760। तो बेसिकली जो बच्चे हैं वो क्या करके आएंगे, वो मोस्टली क्या है, इसका जो ऑप्शन है, हो सकता है यहाँ पे क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे 1 की जगह 3 लिख दिया उन्होंने, है ना। सो ये यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है। मे बी इस क्वेश्चन को आगे जा कर के क्या किया था, 2022 के पेपर में आगे शायद इसको बोनस मिला था। वैसे अगर मोस्टली अगर माना जाता तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी पे ही मोस्टली बच्चे टिक करके आते, क्योंकि ये इसके आंसर के आसपास की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन में भी बोनस हुआ होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस आफ्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो इम्प्लांटेशन होता है वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद होता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है 3 डेज के बाद, 5 डेज के बाद, 7 डेज या फिर 9 डेज। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 7 डेज। सो इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है टेक प्लेस आफ्टर 7 डेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 73 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन द टू हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट। प्रोबेबिलिटी पूछी है कि कितने जो आपके अगर आप क्रॉस कराते हो दो हेटेरोजाइगस टोल प्लांट को, ठीक है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है, और वो क्या है, टोल पी प्लांट है, और अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग कितने होंगे। चलो इसको कराते हैं। देखो इन्होंने बोला है 2 हेटेरोजाइगस टोल पी प्लांट का आपने कराया, तो ये हेटेरोजाइगस है और टोल है, ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस है। इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो आपके 4 जो है वो प्लांट की प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी। एक तो बनेगा कैपिटल टी, एक आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आपका बनेगा फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आपका बनेगा स्मॉल टी। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो मटर के पौधे के बीच में जो भी है प्रोजेनी, वो ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग्स कितने प्रोड्यूस होंगे। तो टी जो है स्मॉल टी ये क्या है, लास्ट वाला, तो यहाँ पे कितने परसेंट हो गए, 25% हो गया। तो जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। आप इन क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, जो यहाँ पे पहले से टिक करे हुए हैं, ये तो किसी स्टूडेंट्स ने सेंड किया था तो उसने पहले से टिक कर रखे हैं, तो ये इन पे ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट। इनमें से कौन सा है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद का, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस है आपके ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना तो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, तो ये नहीं होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कि एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। और अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम जो है मेरा, ठीक है, उस पर मैसेज कर सकते हो मुझे @drss06, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज नरिश्ड बाय एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है उसके द्वारा क्या चीज़ को नरिश किया जाता है, या किस चीज़ को पोषण दिया जाता है एंडोस्पर्म के द्वारा। क्वेश्चन है सीड को,
या फ्रूट को या फिर एंडोस्पर्म को। अब देखो कितना इजी है कि ऑप्शंस में भी एंडोस्पर्म दे रखा है, तो ये जो है करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी है आपका एम्ब्रियो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो जो है नरिश किया जाता है एंडोस्पर्म के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का होगा आंसर डी। तो एम्ब्रियो है जो कि नरिश्ड होता है इसके द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, पोली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन। जो पोली एम्ब्रियोनी है आमतौर पर किस में जो है वो देखी जाती है? बनाना में, मतलब कि केले के जो भी होता है, टमाटो में, ठीक है, जो कि टमाटर है आपका, फिर पोटैटो आलू है, या फिर नींबू जो सिट्रस प्लांट होता है उसमें किस में देखने को मिलती है पोली एम्ब्रियोनी? तो करेक्ट आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 77, occasionally a single gene may express more than one effect, the phenomena is called। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने आई थिंक सो गलत किया होगा। ठीक है, देखो ओकेजनली पूछा है कि एक सिंगल जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब एक एक जीन क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है बहुत सारे अनदर इफेक्ट्स, या फिर मोर देन वन इफेक्ट, एक इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट्स को शो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मल्टीपल एलिज्म कहते हैं, मोज़ेकिज्म कहते हैं, प्लियोट्रॉफी कहते हैं, पॉलीजेनी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मोस्टली स्टूडेंट क्या करके आए होंगे? पॉलीजेनी इसको करके आए होंगे, सो ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? प्लियोट्रॉफी होगा। सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। सो 77 का सी है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 78, स्ट्रॉबिलैंथस कॉन्थियाना फ्लावर वंस इन। ये जो है आपके इस बार के सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ये 12 साल में होता है, 12 साल में एक बार जो है पौधा जो है फ्लावर देता है। ठीक है, तो 12 ईयर इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 79, ए ह्यूमन फीमेल रीच मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें क्या है, मीनोपॉज जो है कब आता है, किस एज के अराउंड होता है? मीनोपॉज का मतलब हो गया कि अब जो है उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। तो आपकी जो एज है वो दी हुई है आपको 45 to 50 ईयर्स, 70 to 75 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स, या फिर आपका 15 to 20 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 45 to 50 ईयर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 80 पे मूव करते हैं। ए फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एक टिपिकल डाइकोट होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर उसमें कितनी सेल होंगी? 8 सेल, 7 सेल्ड, 6 सेल्ड, या फिर 5 सेल्ड। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए पूछा है टिपिकल डाइकोट में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद आता है 81 नंबर क्वेश्चन, द कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज। क्वेश्चन में पूछा गया है जो कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स है वो क्या है, मतलब कि एड्स कैसे फैलता है। क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, प्लेसेंटा ट्रांसफ्यूजन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है एड्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको आप देखोगे हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या है दूसरे पेशेंट को भी, अगर वो हेपेटाइटिस या एड्स का या इस तरीके का पेशेंट है, तो मे भी उसको क्या आगे जा कर के हो सकता है ये इन्फेक्शन। उसके बाद है प्लेसेंटल, कई बार होता है जो मदर होती है उसको अगर एड्स है तो क्या होता है बच्चे में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, और प्लेसेंटल ट्रांसफ़र के थ्रू जो है फिटस को भी एड्स हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन मीन जो है ऑल ऑफ द अबव है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन है आपका, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, जो प्लांट है उस पे क्या है, प्रेजेंट है। टू एंश्योर जीनोगैमी इन, तो ये किस में होगा, मैंगो के प्लांट में है, या फिर आपका पपाया है, या फिर मेज है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको करेक्ट आंसर जो आते होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका होगा पपाया, जो कि 82 का ई होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज डैश अराउंड बिलो बॉडी टेम्परेचर। बोला है कि जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का, जो कि किसके लिए नेसेसरी है, जो टेस्टिस होती हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए क्या है, बहुत नेसेसरी होता है। तो कितना होता है, मतलब कितना बिलो होता है हमारे जो एग्जैक्ट जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे, एक रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो आपकी जो स्क्रोटम होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है ना। सो ऑप्शन है आपका 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज 2 डिग्री अराउंड बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 2 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, द एजेंट दैट ब्रिंग अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे, इसमें ध्यान से देखो। इसमें पूछा है कि पर्यावरण में, मतलब कि इन्वायरमेंट में वो एजेंट जो क्या करते हैं, अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। उसे क्या हम पोल्यूशन कहते हैं, नहीं कहते हैं। फ्रेगमेंट्स कहते हैं, नहीं कहते हैं। पोल्यूटेंट कहते हैं, हाँ। और नन ऑफ द वर्ड्स तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, पोल्यूटेंट्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक सो। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85, tobacco consumption is known to stimulate the secretion of adrenaline and non-adrenaline. The component causing this could be। क्वेश्चन में पूछा है, जो भी इंसान मान लो जो टबैको को कंजप्शन करता है, उसे टबैको खाता है जैसे भी है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है उसका सिक्रीशन क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। तो इसमें से पूछा है कि इसमें ऐसा कौन सा जो है कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो ऑप्शंस है आपके निकोटिन, टैनिक एसिड, क्यूरामिन या फिर कैटेचिन। ठीक है, कैटेचिन। तो करेक्ट आंसर जो है आपका निकोटीन होता है। ठीक है, तो टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी निकोटीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86, ग्रीन हाउस गैसेज आर। इनमें से कौन सी है जो कि क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, जो हार्मफुल है हमारे लिए भी। ऑप्शन में है आपकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये गलत हो गया। ऑक्सीजन नॉट, दैट हीलियम एंड आर्गन नो। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 और मीथेन CH4। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। तो आपको याद रखना है, द ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। देन क्वेश्चन नंबर 87, इन ए DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। जो DNA स्ट्रैंड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। क्या उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, या फिर उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है DNA स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, तो उनके बीच में बॉन्ड होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपका बी होगा। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो
क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, या फिर ये जल्दी से कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं, ग्रो इजीली एनीवेयर, या फिर ये पैरासिटिक होते हैं, या फिर ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ट्राइजोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो ट्राइजोमी होती है जैसे कि डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n-1 से करेंगे, 2n+2 से करेंगे, 2n+-2 से करेंगे, या 2n+1 से करेंगे? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 2n+1। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 90। हिस्टोन प्रोटीन्स आर, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं बेसिक और नेगेटिवली चार्ज, बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक और पॉजिटिवली चार्ज, या फिर ये एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन के लिए पूछा तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो बेसिक होंगे और पॉजिटिवली चार्ज होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर आपका है, क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं पहले। नाइट्रोजन साइकिल होगा, कार्बन साइकिल होगा, ऑक्सीजन होगा, या फिर फॉस्फोरस साइकिल होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है आपका, उसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज फॉस्फोरस साइकिल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 92, जो कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है GAATTC इज द रिकॉग्नाइजिंग, जो रिकॉग्निशन साइट है ऑफ विच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है ये? HIND2 की, EcoR1 की, BAMH1 की, या HIND3 की? तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या है? EcoR1। EcoR1 की क्या है ये? GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन एंड बेसिलस थोरेनजेनेसिस इज, जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या करेगा आगे जा कर के? ठीक है। तो पहला है आपका क्वेश्चन में एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, जो जो भी मतलब ये पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनके लिए है ना। तो फिर आता है आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फिर ऑप्शन सी है आपका मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट, या फिर अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, अल्कलाइन पीएच। जो कीट की आंत होती है या फिर जो गट होती है वहाँ पे जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94। If a double-stranded DNA has 20% of cytosine, what will be the percentage of adenine in it? क्वेश्चन में दिया है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन यदि है तो क्या परसेंटेज होगी एडेनिन की? तो आपको एक बात पता होगी, जितना एडेनिन होता है वो थायमिन उतना ही होगा, जितना जो साइटोसिन होता है वो उतना ही कितना होगा? आपका गुआनिन होगा। ऑप्शन में आपको दिया है क्वेश्चन में कि 20% आपका क्या है? साइटोसिन है। तो 20% साइटोसिन का मतलब हो गया कि आपका गुआनिन भी कितना है? 20% है। तो इन्हें दोनों को मिलाकर के आपके कितने हो गए? 40% हो गए, है ना? हो गए ना। क्वेश्चन में पूछा है आपके एडेनिन कितना है ये पूछा है। अगर आपको ये पता चल गया कितना है, तो 100 में से आपको पता है 40 माइनस कर दोगे, 60 बचा ना। अब 60 में से जितना ये होगा इतना ही ये होगा, तो इसका हाफ ऑफ करोगे तो ये कितना बचेगा? ये भी 30 बचेगा और ये भी 30 बचेगा। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? एडेनिन के साथ थायमिन था, तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो होगा 30%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अब देखो, जिसका भी ये पेपर है उसने इस क्वेश्चन को आंसर को गलत करा हुआ है। करेक्ट आंसर इज 30%, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। उसके बाद है द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1 लाख to 40,000 ईयर अगो, मतलब वो
1 लाख से 40,000 सालों पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, है ना। ईस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड हैड ब्रेन कैपेसिटी 1400, मतलब 1400 सीसी का उनमें क्या है, वो क्या क्या होते थे, ब्रेन कैपेसिटी होती थी। और ये कहाँ पाए जाते थे, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर, जो कि अपने आप को क्या है छुपाते थे प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडीज़ को भी, शरीर को, है ना। तो इसमें बोला गया कि उन्हें हम क्या कहते थे, वो कौन से इनमें से थे। तो ऑप्शन है जो ह्यूमंस के, वो है आपके निएंडरथल मैन, होमो हैबिलिस, कोर मैग्नोन मैन या फिर रामापिथिकस। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका है निएंडरथल मैन। ठीक है, 95 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 96। क्राई सॉरी द जीन क्राई 1AB एंड द क्राई 2AB प्रोड्यूस टॉक्सिन अगेंस्ट डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले आपको इसका बताना है, देन आपको इसका बताना है कि क्राई 1AB किसके लिए होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और क्राई 2AB किसके लिए करता है। तो क्राई 1AB क्या आपका कॉटन बॉलवर्म के लिए करता है, नहीं करता है। उल्टा ऑप्शन दिया हुआ है, निमाटोड के लिए भी नहीं करता है। कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर्म को करेगा, या फिर कॉर्न बोरर या फिर निमाटोड्स को। तो ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन जो है वो बहुत करेक्ट है। देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं, और जो आंसर आपको देना है, तो जो ऑप्शंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि अगर आपको पता निमेटोड तो इसका आंसर होगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शन आप पहले ही काट दोगे। फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल, तो फिर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता होगा तो आप इसको कर दोगे, है ना। अब जैसे मान लो आपको पता है कि क्राई 2AB का क्या होता है, कॉटन जो बॉल होता है या फिर कॉर्न बोरर होते हैं। तो 2 का होता है वॉर्म और 1 का होता है बोरर। तो इसका हो गया वर्म। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सी है, कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 97 पर। एनिमल फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज कॉल्ड। जो एनिमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, जो ऐसे जानवर होते हैं ना जो बहुत ठंड वाले इलाकों में रहते हैं, जनरली उनके जो होते हैं लिम्स छोटे होते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये किसने बताया है। तो ये क्या एलन का रूल है, या फिर ये जॉनसन का रूल है, या फिर ये अल्बर्ट्स का रूल है, या फिर इनमें से किसी का भी रूल नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये एलन्स रूल है। इसी ने बताया था कि एनिमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव shortened limbs and this is called Allen's rule. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 98 पे पढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग अ लार्ज नंबर, ठीक है, प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज नोन एज। ऐसी टेक्निक जिससे हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, जो टिश्यू कल्चर मेथड है, जिससे क्या है हम बहुत सारे जो नंबर ऑफ प्लांटलेट्स को अचीव या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, क्या इसको ऑर्गन कल्चर कहा जाता है, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है, या फिर प्लांटलेट कल्चर, या मैक्रो प्रोपगेशन। देखो ऑर्गन कल्चर नहीं कहा जाता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका है माइक्रो प्रोपगेशन। तो ऑप्शन बी 98 का ऑप्शन बी जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, तब लिख लो। ऑप्शन में दिया है TAGCATGCA। What would be the sequence based on the complementary strand। अब complementary strand पे क्या होगा, आपको क्या है पूरा जरूरी नहीं कि आप पूरे को ही लिखो या पूरे को ही देखो, आपको क्या ऑप्शंस में देखना है। अब ए के सामने क्या होता है, टी होता है, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने क्या होगा जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, और ए के आगे टी, ए से थायामीन, है ना। तो आपको पहले 2 से भी पता चल जाता, और ऑप्शंस भी ऐसे दिए हुए हैं कि पहले से ही पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा। देखो ए के सामने टी है, तो टी पहले इसमें दिया नहीं, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है बी हो गया।
सो आपको अगर टाइम बचाना है और आपको कॉन्फिडेंस है आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप क्या है एग्जैक्टली आंसर जो है वो बहुत जल्दी कर सकते हो। तो 99 का आपका क्या होगा, बी हो गया, TACGT। और फिर ठीक है, अब आप आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, द बोन ऑफ द फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज, जो बोन्स होती हैं, जो फोर लिम है ना हमारी, वो वेल्स की, बैट की, चीता की, मतलब जो मनुष्य है, चीता है, चमगादड़ है, वेल है, इनकी जो फोर लिम्स होती हैं वो एक दूसरे से सिमिलर स्ट्रक्चर शो करती है। ऐसा क्यों होता है? आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ऑप्शन है आपके, वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर। नो, इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। एक जीव ने दूसरे को जन्म दिया, ऐसा नहीं है। दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, या फिर दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। नो, दे हैव अ बायोकेमिकल सिमिलैरिटी। नो, तो करेक्ट आंसर क्या है, उनमें क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 100 का क्या हो गया, बी हो गया। तो 100 का बी हो गया। और इसके साथ हमने बायोलॉजी के जो 2022 के क्वेश्चन है कंप्लीटली उनको क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, और दूसरी बात, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ये आप दूसरों को भी शेयर करो ताकि उनको भी क्या है, जो PYQs अगर उनसे नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी क्या है इससे हेल्प ले पाए। ठीक है, चाहे आप सब्सक्राइब मत करो लेकिन आपको क्या है शेयर ज़रूर करना चाहिए किसी और को। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।